हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन की टॉप 10 सीरीज़ के अगले 10 क्वेश्चन को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। आपको बताना है जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो इसके साथ क्या होता है। आंसर है इसका, PCl5 में 3 निरक्षीय तथा 2 अक्षीय बंध होते हैं। चूँकि अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों से दुर्बल होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, इसलिए जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो कम स्थायी यानी अक्षीय बंध टूटकर क्या बना लेता है, PCl3 बना लेता है। इसकी इक्वेशन देखेंगे, PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि PCl5 ब्रेक होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा है और PCl3 बनाया है और Cl2 बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब H3PO3 को गर्म करते हैं। आंसर इसका, आर्थोफास्फोरस अम्ल या फास्फोरस अम्ल यानी H3PO3 गर्म करने पर असमानुपातित होकर आर्थोफास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 या फास्फोरिक अम्ल तथा फॉस्फीन देता है। जब हम H3PO3 को गर्म करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल और दूसरा फॉस्फीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों है। आंसर इसका, ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के परिणाम स्वरूप यह कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि H2S सल्फर के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। अतः इसके अणुओं के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करते हैं। इस कारण कक्ष ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर H2S गैस है। मतलब क्या है, इसमें जो H2O है उसका ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण क्या होता है, ये द्रव होता है। इसके अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि H2S में कौन से होते हैं, वंडरवाल बल, दुर्बल वंडरवाल बल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, गैस के रूप में हमें मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती, क्यों। इसका आंसर देखेंगे, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0 हाइड्रोजन 2.1 से अधिक होती है। मतलब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है, अतः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ध्रुवीय होता है। इनके बीच में जो बंध बनता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। इसलिए NH3 में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिसके कारण इन हाइड्रोजन बंधों के कारण ये अमोनिया बन जाता है यानी NH3 बना लेता है। जबकि हम देखते हैं दूसरी ओर फास्फोरस और हाइड्रोजन, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 2.1। और जहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता समान हो जाती है वहाँ पे 2 कंपाउंड या एलिमेंट नहीं मिल सकते, यानी P और सिंगल बॉन्ड H ये नहीं बन सकता, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम के बारे में आप जानते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। इस क्वेश्चन में देखेंगे, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वास्तविक रूप से ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं जो अनेक विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों से संबद्ध अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे एंजाइम का नाम दे रखा है, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली डाइजेस्टिव क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, ये प्रभावी करते हैं और एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, ताकि जो हमने खाना खाया है उसे हम डाइजेस्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की भी मिलाई जाती है, क्यों। इसका आंसर देखेंगे, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रंगीन बोतलों में प्रकाश की किरणें अवरुद्ध हो जाती हैं और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रुक जाता है। साथ ही साथ इसमें एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाने से भी इसका ऑक्सीकरण कम हो जाता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा साथ साथ बनी विषाक्त फॉस्जीन गैस COCl2 से क्रिया करके उसे अविषाक्त C2H5 का होल ट्वाइस CO3 में परिवर्तित कर देता है। देखो, इसमें रंगीन बोतल में रखने का क्या फ़ायदा है।
जब हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखेंगे तो सन से आने वाली जो घातक किरणें हैं जो इसमें ऑक्सीकरण करती हैं उसे अंदर नहीं आने देता है। ये अवरुद्ध का काम करते हैं, यानी एक प्रतिरोध, यानी एक रुकावट का काम करेगी, और जिससे क्या है इसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। साथ ही साथ इसमें एथिल अल्कोहल भी मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल क्या करता है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन को और कम कर देता है। और साथ में जो फॉस्जिन गैस है COCl2 उसे चेंज किस में कर देता है, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण बताइए। जो नदी होती है उसके जहाँ नदी और समुद्र जहाँ पे मिलते हैं एक साथ, वहाँ पे क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, एक डेल्टा फॉर्म बन जाती है। वो क्यों बनता है उसका कारण देखेंगे। आंसर इसका, नदी के जल में मिट्टी, रेत आदि कोलाइडी विलयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि जल में रेत SiO2 परिक्षिप्त रहता है। मतलब क्या है, इसमें जैसे ये गिलास है, गिलास में रेत डाल दें तो इसमें क्या है, वो घूमता तो रहेगा मगर इसमें घुलता नहीं है, उसे कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। जबकि समुद्री जल में NaCl या इस जैसे और लवण बिले रहते हैं, मतलब वो पूरी तरह घुले रहते हैं, जो विद्युत अपघट्य हैं। ऐसे लवण जो जल में पूरी तरह घुले हुए होते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इन जलों के मिलन बिंदु पर समुद्र के NaCl द्वारा नदी के कोलाइड कणों का स्कंदन हो जाता है, यानी अपक्षेपण हो जाता है, वो बैठ जाते हैं, जिससे मिट्टी, रेत आदि एकत्र होकर डेल्टे का निर्माण करते हैं। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, और इसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके क्या होते हैं, लवण होते हैं। और ये लवण क्या होते हैं, इसमें बहते रहते हैं, और ये पूरी तरह इसमें जो ये पानी होता है समुद्र का, इसमें विलय होते हैं, घुले रहते हैं। जब इधर से नदी का पानी आता है तो नदी के पानी में जो सॉइल होती है या जो मिट्टी के कण या रेत के कण होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जब ये समुद्र के पानी से मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित होना मतलब जमना या फिर थक्का बनना। तो स्कंदित होने के बाद ये क्या करते हैं, एक डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए हम इसे कह देते हैं डेल्टा का बनना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इसका आंसर है, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है, अतः प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके आत्मदीप्त हो जाते हैं, मतलब खुद ही चमकने लग जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कह देते हैं। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे। यहाँ पे एक हमने कोलाइडियल सॉल्यूशन ले लिया, मतलब कोलाइडी विलयन ले लिया है, जिसके अंदर क्या है, जो कोलाइडी कण है वो मूवमेंट कर रहे हैं। अब हम इसमें जब इधर से कोई प्रकाश गुजारते हैं और हम ऊपर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक शंकुनुमा संरचना हमें देखने को मिल जाती है, और इसी शंकु को हम क्या कह देते हैं, टिंडल शंकु, और इस घटना को टिंडल प्रभाव कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों, समझाइए। देखो जो गंदा पानी होता है उसे साफ़ करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, फिटकरी मिला देते हैं, और फिटकरी मिलाने से क्या हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है। कैसे होता है उसे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसका आंसर है, गदले पानी में मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियाँ कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित रहती हैं। ये कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं, इनके ऊपर माइनस चार्ज रहता है। कोलाइडी कणों की अशुद्धि दूर करने के लिए हम जल में फिटकरी यानी पोटास एलम मिला देते हैं, यानी डाल देते हैं। और जब हम पोटास एलम यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O इसे जब हम जल में डाल देते हैं तो इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन के रूप में वियोजित हो जाता है। और इसमें जो पोटेशियम आयन है और एल्यूमिनियम के आयन हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है। जो जल में ऋणावेशित कण होते हैं उनका स्कंदन कर दिया जाता है,
और स्कंदन होने के बाद ये जल में नीचे बैठ जाते हैं। जो गंदगी है, जो गदलापन है, वो कहाँ बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है, और बाकी जो ऊपर ऊपर बचता है वो क्या होता है, साफ जल होता है। और इस तरीके से हम फिटकरी के द्वारा जल को साफ कर लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्राउनी गति किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनी गति या ब्राउनिन मोशन कहलाता है। ठीक है, ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इसे हम डायग्राम से समझें। डायग्राम में क्या दे रखा है हमें, जो किसी सॉल्यूशन के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, और ये टेढ़ी मेढ़ी गति ही क्या होती है, ब्राउनी गति कहलाती है।